हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो चलो, आज हम लोग लेके आए हैं आपकी अगली क्लास इस लेसन की। जो लेसन हम लोग पढ़ रहे थे विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, उसकी क्लास नंबर 3 है। और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आइंस्टीन की व्याख्या। ओके, आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में आखिर क्या व्याख्या की है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई कर सकें। क्योंकि यह एक ऐसा चैनल है जहां पर आप फिजिक्स को फील करते हैं और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ते हैं, जिससे आपको पढ़ने में मजा भी आता है और आप अच्छे से नॉलेज को गेन कर पाते हैं। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य केवल आपको रटवाना नहीं है, आपको समझना है। और आप अपने आप जब आप समझ जाते हैं तो कुछ भी अपनी भाषा में उसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग फिजिक्स सीखने आते हैं, ना कि फिजिक्स पढ़ने। ओके, तो चलो सीखते हैं फिजिक्स को। हमने क्या बताया, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइंस्टीन की व्याख्या। अगर हम प्रीवियस वाले क्लास को रिकॉल करें, पिछली वाली क्लासेस जो हम लोगों ने पढ़ी हैं, ये क्लास नंबर 3 है इस लेसन की। इससे पहले वाली क्लास में, या फिर सबसे पहले वाली क्लास में जो फर्स्ट क्लास थी इस लेसन की, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कैसे होता है, कितने टाइप से हो सकता है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। उसमें से 3 टाइप हम लोगों ने पढ़े थे। उसके बाद में हम लोग पिछली वाली क्लास में, या फिर क्लास नंबर 2 में हम कह सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था डेविसन लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट। डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट इसके बाद में आने वाला है, आप लोग परेशान मत होइए। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट। वो हम लोगों ने अच्छे से समझा था कि आखिर कब धारा जीरो होती है, कब धारा जीरो नहीं होती है। वहां पर हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखा था, वो था हमारा माइनस वाला, नेगेटिव वाला जो वोल्टेज था, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, जिसे हम बोलते थे निरोधी विभव। ओके, सो निरोधी विभव के बारे में हम लोगों ने जाना था। और उसके बाद में देखा था निरोधी विभव पर जाकर के धारा धीरे 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 जीरो हो जाती है। उससे पहले धीरे धीरे धारा बढ़ती है, और बाद में जब पॉजिटिव वोल्टेज हो जाता है तो धारा का मान कांस्टेंट हो जाता है, फिर बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने ग्राफ के सहित व्याख्या की थी पिछली वाली क्लास में। अगर आप में से किसी ने भी अगर पिछली वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि पहले जाकर के उस क्लास को देख लें, जिससे आपको इस क्लास को अच्छे से आप समझ पाएंगे। क्योंकि अगर आप प्रीवियस वाले वीडियोस नहीं देखते हैं तो आपको हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आए इस क्लास को समझने में। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं वास्तव में, तो सबसे पहले आप वो वाले वीडियोस देखिए, उसके बाद में यहां पर आइए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम लोग जान रहे हैं कि आइंस्टीन की व्याख्या हम लोगों को पढ़ना है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के बारे में आइंस्टीन ने क्या व्याख्या की। अगर हम बात करें प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव, तो ये था क्या। हमें पता है कि जब किसी एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर डाला जाता है तो क्या होता है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते थे, और ये घटना जो है इसी को ही हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग जान चुके हैं। अब आइंस्टीन इसके बारे में एक व्याख्या करते हैं कि आखिर कैसे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता होगा, क्या घटना होती होगी और क्या कारण है इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन का। इसकी व्याख्या आइंस्टीन ने की है, आज हम लोग उसी को समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये आइंस्टीन ने जो व्याख्या की है, ये व्याख्या एक तरीके से हम कह सकते हैं प्लांक की क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर का मतलब आप सोच रहे होंगे कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है, क्वांटम थ्योरी क्या थी इनकी। तो याद रखिएगा, प्लांक ने प्रकाश के बारे में एक बात कही थी, और वो बात ये थी कि प्लांक का मानना ये था कि जो प्रकाश है वह एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, और प्लांक ने कहा कि प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों में आगे बढ़ता है या चलता है। मतलब प्रकाश के छोटे छोटे, प्रकाश में ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं। ठीक है, और वही ऊर्जा के पैकेट आकर के किसी भी सतह पर जाकर के टकराते हैं। कहने का मतलब है कि प्लांक का सीधा सीधा यह मानना है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, और प्रत्येक उस ऊर्जा के पैकेट को फोटॉन कहा जाता है। क्या कहते हैं, फोटॉन। तो फोटॉन क्या है, अगर पूछा जाए आपसे कि फोटॉन क्या है,
तो फोटान क्या होगा, याद रखिएगा, फोटान क्या है, प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है प्लांक के अनुसार, ठीक है। तो इन्हीं ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या फिर बंडलों को ही हम फोटान कहते हैं, आप कह सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। अब बताया गया कि ये जो थ्योरी यहां पर हम लिखी है, लाइट मतलब प्रकाश क्या है, एनर्जी बंडल है, मतलब ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट हैं, और इन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटान कहते हैं। ओके, ये फोटान कहते हैं। तो बताया ये जो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट हैं, आखिर इन प्रत्येक फोटान के पास या प्रत्येक बंडल के पास कितनी ऊर्जा होती है। तो उन्होंने बताया कि प्रत्येक बंडल के पास या फिर प्रत्येक फोटान के पास जो ऊर्जा होती है E = h न्यू होती है। कितनी होती है, h न्यू। यहां पर न्यू जो है उस प्रकाश की आवृत्ति से लेना है, मतलब न्यू क्या है, प्रकाश की आवृत्ति। कहीं कहीं पर कुछ टेक्स्ट बुक में HF लिखा होता है, मतलब F का मतलब भी है आवृत्ति, यहां पर फ्रीक्वेंसी। कुछ किताबों में हमें न्यू मिला है तो कुछ में हमें F मिलता है, तो आप अपने अनुसार से ले लेना, जो भी आप टेक्स्ट बुक यूज करते हो, NCERT हो या फिर अन्य हो, जो भी आप यूज करते हो, ठीक है, अपने अनुसार ले लेना। न्यू लेना तो अच्छा है, F लेंगे तब भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप किसी भी राज्य से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप H लिखें, सॉरी न्यू लिखें या फिर F लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप उसको बता दें कि यहाँ पर F आवृत्ति है, या फिर अगर न्यू लेते हैं तो यहाँ पर बता दें कि न्यू यहाँ पर आवृत्ति है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो फोटान के पास ऊर्जा कितनी है, h न्यू, या फिर हम कह सकते हैं HF ऊर्जा है। प्रत्येक फोटान के पास इतनी ऊर्जा होती है। और इन्होंने कहा, किन्होंने, आइंस्टीन ने जब प्लांक की थ्योरी को पढ़ा तो उन्हें पता चला कि प्लांक ने क्या बताया है। तो प्लांक ने बताया है कि फोटान जो हैं एक तरीके से ऊर्जा के पैकेट होते हैं और प्रकाश जो है फोटान के रूप में ही आगे बढ़ता है। तो इन्होंने ये सोचा कि फोटान के पास जो एनर्जी होती है, मान लिया ये प्रकाश आ रहा है और इनके हर फोटान के पास कितनी ऊर्जा है, h न्यू ऊर्जा है। इन्होंने ये कहा h न्यू ऊर्जा है। अब ये h न्यू ऊर्जा का फोटान जब किसी धातु की सतह से टकराता है, तो इन्होंने कहा जब किसी धातु की सतह से ये टकराएगा तो ये फोटान अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा धातु में उपस्थित किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। समझिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है और ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए। मैंने क्या बोला, प्रत्येक फोटान के पास ऊर्जा है h न्यू, और प्रत्येक फोटान के पास जो ऊर्जा h न्यू है वो ऊर्जा लेकर के फोटान आता है और किसी धातु की सतह से जब टकराता है तो धातु की सतह में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो फोटान क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा दे देता है और खुद का अस्तित्व समाप्त कर देता है, मतलब फोटान खत्म हो जाता है वहीं पर। फोटान आया, धातु की सतह पर टकराया, धातु की सतह के भीतर जो इलेक्ट्रॉन था उस पूरी की पूरी ऊर्जा को उसने ले लिया और फोटान वहां से समाप्त हो गया। अब इलेक्ट्रॉन के पास में ये h न्यू ऊर्जा आ जाती है। हम कह सकते हैं जो फोटान के पास ऊर्जा थी h न्यू, वो अब किसके पास आ गई है, इलेक्ट्रॉन के पास आ गई है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इस ऊर्जा को पा करके उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजित होकर के वो उस पदार्थ को छोड़ने का प्रयास करता है। अब जब ये छोड़ने का प्रयास करता है तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ से बाहर निकलने का प्रयास करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन इससे पदार्थ के बाहर निकलने का प्रयास करेगा, तो मान लिया इलेक्ट्रॉन कहीं भीतर था, इसको यहां भीतर से यहां तक मतलब पदार्थ की सतह तक आने में कुछ कार्य भी करना पड़ेगा, कुछ तो एनर्जी खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया में अपने का आप तो कोई काम होता ही नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर फोटान के पास h न्यू ऊर्जा जो थी वो फोटान ने इलेक्ट्रॉन को दे दी। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उत्तेजित होकर के बाहर निकलने की कोशिश करेगा और धातु के भीतर से धातु की सतह तक आने में उसे कुछ ऊर्जा खत्म करनी पड़ेगी, और जो ऊर्जा खत्म करनी पड़ेगी उसी ऊर्जा को हम कार्यफलन कहते हैं, जो पिछले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कार्यफलन के बारे में। समझ रहे, कार्यफलन क्या है, धातु के भीतर से धातु की सतह तक आने में जितनी एनर्जी खत्म करनी पड़ रही है, हम कह सकते हैं जितना कार्य करना पड़ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्यफलन कहते हैं। तो आपसे कोई कार्यफलन की परिभाषा पूछता है तो आप क्या कहेंगे, धातु के भीतर से धातु की सतह तक आने में इलेक्ट्रॉन द्वारा व्यय की गई ऊर्जा को उस धातु की सतह का कार्यफलन कहते हैं। ओके,
आप लोग नोट कर सकते हैं इसे। तो कार्यफलन के रूप में कुछ ऊर्जा खत्म करनी पड़ती है जिसे हम लिखेंगे फाई नॉट। ओके, कुछ ऊर्जा यहां से यहां तक खत्म हो गई। अब जो शेष ऊर्जा एच न्यू में से कुछ तो एनर्जी मतलब फाई नॉट एनर्जी यहां से यहां तक खत्म हो गई। इसके बाद में जो शेष ऊर्जा बची है वो ऊर्जा जो है वो ऊर्जा क्या करती है, उस इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। हम कह सकते हैं वो वेग प्रदान करती है और उसी वेग से इलेक्ट्रॉन उस धातु की सतह को छोड़ करके दूर जाता है या फिर उत्सर्जित होता है। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है जब वो उत्सर्जित होता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एच न्यू ऊर्जा फोटॉन के पास थी, ये एच न्यू ऊर्जा जब इलेक्ट्रॉन को मिली तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा का उपयोग दो प्रकार से करता है। ये आइंस्टीन का कहना है, आइंस्टीन ने ये व्याख्या की है कि प्रत्येक फोटॉन के पास ऊर्जा होती है एच न्यू, और ये एच न्यू ऊर्जा जो है प्रत्येक फोटॉन धातु के भीतर उपस्थित किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अब जब धातु के भीतर उपस्थित किसी एक इलेक्ट्रॉन को यह ऊर्जा मिलती है तो इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा का उपयोग दो भागों में करता है। नंबर एक, धातु के भीतर से धातु की सतह तक आने में। हम कह सकते हैं, यहां पर लिख देते हैं, नंबर एक कहां पर व्यय करता है, धातु के भीतर से सतह तक आने में, सतह तक आने में। ओके, पहले रूप में व्यय करता है। दूसरा रूप क्या है व्यय करने का, जो शेष ऊर्जा इसके पास बच जाती है वो उसे गतिज ऊर्जा प्रदान कर देता है। तो नंबर दो, गतिज ऊर्जा के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में। तो ये एच न्यू एनर्जी कहां कहां व्यय हुई, कुछ कार्य करने में, धातु के भीतर से धातु की सतह तक आने में। इसी ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, फाई नॉट। इसी को हम बोलते हैं कार्यफलन। ओके, इसी को क्या बोला जाता है, कार्यफलन के रूप में व्यय करती है, और दूसरा गतिज ऊर्जा के रूप में। तो ये एच न्यू एनर्जी दो भागों में व्यय हुई, किसमें किसमें, कार्यफलन एवं गतिज ऊर्जा के रूप में। ओके, ये बात बोली है। अब आप लोग सोचिएगा कि मान लिया किसी इलेक्ट्रॉन के यहां पर जो ऊर्जा थी इसके पास एच न्यू, ये मान लिया थी 100 जूल। ओके, 100 जूल ऊर्जा थी, मान लिया 100 जूल ऊर्जा थी। यहां पर 100 जूल ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन को मिली, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली 100 जूल, और 20 जूल यहां से यहां तक आने में व्यय हो गई। तो 20 जूल क्या है, इसका कार्यफलन हुआ। क्या हुआ, कार्यफलन हुआ 20 जूल। ओके, अब ये जो कार्यफलन हुआ 20 जूल ऊर्जा तो यहां तक खत्म हो गई। इसके बाद में जो बची है ऊर्जा, कितनी बची, 100 इसके पास थी, 20 जूल खत्म हो गई, इसके पास बची कितनी, 80। तो 80 जूल ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा के रूप में व्यय हो जाएगी, मतलब वो उसको वेग प्रदान करेगा, गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। तो ये बात आपको सोच के रखना है। अब आप यहां पर यह सोचिए कि अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास या फिर इस फोटॉन के पास ऊर्जा जो होती वो 15 जूल होती, 15 जूल, और यहां पर जब इलेक्ट्रॉन जो वो फोटॉन है इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देता तो 15 जूल देता, क्योंकि उसके पास 15 जूल थी। 15 जूल इसके पास एनर्जी होती। अब ये ऊपर निकलने की कोशिश करता और यहां तक आता और इसकी एनर्जी खत्म हो जाती पूरी। तो क्या इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सकता था? नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि अगर कम आवृत्ति का प्रकाश होगा, कम ऊर्जा का प्रकाश होगा, क्योंकि आवृत्ति बढ़ाने पर फोटॉन की ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि ऊर्जा का फार्मूला क्या है हमारे पास, E=h न्यू, यहीं पर लिखा है ना, E=h न्यू। अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो ऊर्जा बढ़ेगी। तो मतलब अगर कम आवृत्ति का प्रकाश है, मतलब फोटॉन के पास अगर कम ऊर्जा है तो फिर वो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं कर पाएगा। ज्यादा ऊर्जा होगी तो वो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर पाएगा। मतलब हमने मान लिया कि इसके पास में अगर 20 जूल एनर्जी होती तो यहां पर 20 जूल आती और 20 जूल यहां तक खत्म हो जाती, तो अब भी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं हो पाता।
लेकिन इसके आगे थोड़ी सी भी एनर्जी होती, 21 जूल हो जाए तो इलेक्ट्रॉन वहां से उत्सर्जित हो जाएगा। सिंपल सी बात है। 20 जूल यहां से यहां तक आने में खत्म हो गई, अब उसके पास गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करने के लिए या फिर गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए उसके पास एनर्जी नहीं बची, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो पाएगा, लेकिन धातु की सतह तक आ जाएगा। ठीक है, तो धातु के भीतर से धातु की सतह तक आने में इतनी एनर्जी यूज करनी पड़ी या फिर जरूरत पड़ी। वो जो एनर्जी होती है वो एनर्जी ही क्या कही जाती है, कार्यफलन कही जाती है। और उस एनर्जी की जो आवृत्ति होती है उस आवृत्ति को हम लोग देहली आवृत्ति कहते हैं। हम कह सकते हैं कि जिस समय 20 जूल एनर्जी थी उस समय इसकी आवृत्ति जो थी वो देहली आवृत्ति वाली प्रकाश की आवृत्ति होगी, और यही देहली आवृत्ति को हम न्यू नॉट से व्यक्त करते हैं, या फिर अगर आवृत्ति को एफ लिखते हैं तो हम एफ नॉट से व्यक्त करते हैं। तो देहली आवृत्ति क्या है? हमें मालूम है कि फोटॉन की ऊर्जा किस पर डिपेंड कर रही है, फोटॉन की ऊर्जा आवृत्ति पर डिपेंड कर रही है। अब हमें यह भी पता है कि फोटॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा या नहीं होगा यह भी डिपेंड करेगा आवृत्ति पर। अगर कम आवृत्ति का प्रकाश है तो फोटॉन का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। अगर अधिक आवृत्ति का प्रकाश है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। अब हम अगर कहें ऐसा कि इतनी आवृत्ति होनी चाहिए कि उसका इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना शुरू हो जाए इसके ऊपर से, तो वो वाली जो लास्ट वाली ऊर्जा है, हम कह सकते हैं आवृत्ति है, उस आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। एक बार आप लोग दोबारा जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, देहली आवृत्ति का कॉन्सेप्ट मैं आपको फील करवाना चाहता हूं। मैं परिभाषा बोल दूंगा, आपको रट जाएगा, अच्छी बात है, 2 दिन बाद भूल जाओगे, लेकिन अगर फील कर लोगे तो फिर आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो इसको जरा फील कर लेते हैं। मान लिया कि यहां पर किसी भी फोटॉन की हमने एनर्जी देखी, वो उसकी आवृत्ति थी 3 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज आवृत्ति थी। तो जब 3 हर्ट्ज आवृत्ति थी तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन, जो फोटॉन था वो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं कर पा रहा था। कोई बात नहीं, हमने क्या किया, आवृत्ति को बढ़ाया, 5 हर्ट्ज किया, अब भी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं हो रहा है। मैंने 15 हर्ट्ज किया, अब भी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया, फिर 25 हर्ट्ज कर दिया, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगा। अभी नहीं हो रहा था, अभी नहीं हो रहा था, अभी नहीं हो रहा था, और 25 पर होने लगा। तो हमने सोचा कि अब जरा पीछे करते हैं। 24 किया, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन इस पर भी हो रहा है। 23 किया, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन इस पर भी हो रहा है। तो हमने सोचा चलो 15 के करीब होगा। तो 15 के बाद में हमने 18 किया और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं हो रहा था। मतलब इस पर हो रहा है, इस पर नहीं हो रहा है। तो 19 किया, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन क्या है, अभी नहीं हो रहा है। मान लिया अभी नहीं हो रहा है। 19 किया, नहीं हो रहा है। हमने फिर क्या किया, 19 के बाद किया 20 और 20 हर्ट्ज किया, तब भी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं हो रहा था। 22 हर्ट्ज किया, अब भी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है। लेकिन जैसे ही 21 हर्ट्ज किया, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है। इसका मतलब है कि 20 से कम पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा नहीं, 20 से जब ज्यादा करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो लास्ट स्टेज है जिसके बाद से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है, इस वाली आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति क्या है? वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है, वही देहली आवृत्ति है। कॉन्सेप्ट समझ रहे ना आप? मैंने क्या बोला? देहली आवृत्ति के बारे में मैंने बोला है वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके बाद किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है, उसी आवृत्ति को हम क्या बोलते हैं? देहली आवृत्ति बोलते हैं। और यहां पर मैंने देहली आवृत्ति को बताया है न्यू नॉट से या फिर एफ नॉट से व्यक्त करते हैं। आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है? मेरा डस्टर कहां गया है? मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है? इसको मैंने मिटा दिया और यहीं पर मैं
आप लोगों के सामने परिभाषा लिख देता हूं दोनों चीजों की, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, एग्जाम में पूछ दी जाती हैं। पहली बात, देहली आवृत्ति की परिभाषा क्या होगी? तो प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है, देहली आवृत्ति कहलाती है। देहली आवृत्ति कहलाती है, ओके। और इसे हम व्यक्त किससे करते हैं? न्यू नॉट से या फिर एफ नॉट से, जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कार्यफलन क्या है, तो कार्यफलन आप लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि धातु के भीतर से धातु की सतह तक या ऊपरी सतह तक आने में इलेक्ट्रॉन द्वारा जो ऊर्जा व्यय की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्यफलन कहते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे धातु के भीतर से ऊपरी सतह तक आने में इलेक्ट्रॉन द्वारा व्यय की गई ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहते हैं, ओके, कार्यफलन कहते हैं। और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? तो इसे हम व्यक्त करते हैं फाई नॉट से, ओके। फाई नॉट से किसी बुक में आपको W से लिखा हुआ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग फाई नॉट से व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो हम समझ चुके हैं धातु के भीतर से धातु के ऊपरी सतह तक आने में जो ऊर्जा व्यय की जाती है उसे हम कार्यफलन कहते हैं। और आखिर देहली आवृत्ति क्या है? तो प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। और इसे न्यू नॉट या फिर एफ नॉट से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि जो कार्यफलन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो कार्यफलन का आप लोग सूत्र याद रखिएगा कि कार्यफलन फाई नॉट बराबर होता है एच न्यू नॉट, क्योंकि एच न्यू होता है फोटॉन की ऊर्जा, और फोटॉन की इतनी ऊर्जा हो जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, जिसे हम न्यू नॉट कहेंगे। इतनी आवृत्ति होगी अगर, तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना शुरू हो जाएगा, देहली आवृत्ति पर शुरू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं यही ऊर्जा होती है जो उसके भीतर खत्म हो जाती है, ठीक है। तो फाई नॉट बराबर एच न्यू नॉट, अगर नहीं समझ में आता है तो इसको याद कर लीजिए यार, फाई बराबर एच न्यू नॉट होता है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू नॉट या फिर एफ नॉट जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो आइंस्टीन की व्याख्या क्या थी, और आइंस्टीन ने एक प्रकाश विद्युत समीकरण अपना दिया है, उसके बारे में हम लोग अब जान लेते हैं जल्दी से थोड़ा सा, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, मैं एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा टाइम ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के ही सपोर्ट से हम बस आप लोगों के लिए ही यहाँ पर आते हैं, आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, आप लोगों का प्यार मिलता है, इसी के कारण हम इस रात में आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि इस समय करीब 9:30 बज रहा है, घड़ी नहीं है हाथ में, बस ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है, 9:30 बज रहा है और मैं रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि दिन में थोड़ा बिजी शेड्यूल है, तो इस वजह से दिन में टाइम नहीं मिल पाता है। फिर भी मैंने सोचा चलो रात में तुम लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो रात में आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, बस इसीलिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। चलो देखते हैं आगे क्या देखना है। आइंस्टीन की व्याख्या समझ में आई। आइंस्टीन की व्याख्या को हमें लिखना कैसे है, तो हम लिखेंगे कि आइंस्टीन के अनुसार आइंस्टीन ने जो बताया था इसकी व्याख्या में, प्लांक ने सबसे पहले बताया कि प्लांक के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के या बंडलों के रूप में चलता है। इनमें से प्रत्येक बंडल को या ऊर्जा के छोटे बंडल को हम क्या बोलते हैं? फोटॉन कहते हैं। आप लिख सकते हैं इसे, ठीक है, फोटॉन कहते हैं।
प्रत्येक फोटॉन के पास h न्यू ऊर्जा होती है। कितनी ऊर्जा होती है? h न्यू ऊर्जा होती है। प्रत्येक फोटॉन के पास h न्यू ऊर्जा होती है। जब यह फोटॉन किसी धातु की सतह पर गिरता है तो धातु में उपस्थित किसी एक इलेक्ट्रॉन को यह अपनी संपूर्ण ऊर्जा दे देता है और फोटॉन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को दो भागों में व्यय करता है। नंबर एक, कार्यफलन के रूप में, मतलब धातु के भीतर से धातु की सतह तक आने में कार्यफलन के रूप में, और नंबर दो, जो शेष ऊर्जा है वह उसे गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। ओके, इस तरह से हम कह सकते हैं कि फोटॉन की ऊर्जा दो भागों में व्यय हुई। फोटॉन की ऊर्जा दो भागों में व्यय हुई। किस किस भाग में व्यय हुई? तो हम कह सकते हैं कुछ कार्यफलन के रूप में, फाइनाइट के रूप में, जो शेष बची है वो उसे गतिज ऊर्जा प्रदान करने में व्यय हुई है। जो मैक्सिमम गतिज ऊर्जा या अधिकतम गतिज ऊर्जा हम कह सकते हैं। ओके, तो इस तरह से फोटॉन की ऊर्जा कितनी थी? h न्यू या फिर hf। कहां कहां व्यय हुई है? तो ये व्यय हुई है फाइनाइट में। फाइनाइट का मतलब है h न्यू नॉट। ओके, h न्यू नॉट ये क्या है? कार्यफलन। ओके, फार्मूला है h न्यू नॉट। और प्लस जो शेष ऊर्जा है वो EK के रूप में या फिर गतिज ऊर्जा के रूप में व्यय हुई है। और हमें पता है कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? हाफ mv मैक्स स्क्वायर। ओके, हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर। मैक्सिमम इसलिए क्योंकि अधिकतम गतिज ऊर्जा उस समय होती है, जो भी उसके पास ऊर्जा बच गई है उस पूरी की पूरी ऊर्जा लेकर के वो चलता है। तो हम कह सकते हैं कि अधिकतम गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के पास होती है। ठीक है, तो h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस हाफ mv मैक्स स्क्वायर। यहां से अगर हम हाफ mv मैक्स स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएं तो h न्यू नॉट इधर आएगा, तो ये बनेगा h न्यू माइनस में होगा h न्यू नॉट बराबर में हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर। ओके, अगर हम यहां पर h कॉमन ले लें तो क्या होगा? h इज इक्वल टू न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर में हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन मिला है इसी को हम आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। इसी को हम लोग आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। याद रखिएगा, ये क्या है? आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। लेकिन हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में एक और बात पढ़ी थी कि जो फोटॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है या इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम जो गतिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, आपको पता होगा, हमने बताया था अधिकतम गतिज ऊर्जा हाफ mv मैक्स स्क्वायर बराबर होता है EV नॉट के। बताया था ना। यहां पर V नॉट क्या है? निरोधी विभव है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और V नॉट क्या है? निरोधी विभव है। तो हम कह सकते हैं यदि निरोधी विभव न्यू नॉट हो तो ऐसी स्थिति में इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है इस प्रकार से कि H न्यू माइनस न्यू नॉट या फिर F माइनस F नॉट आप लिखें। हाफ क्यों लिखेंगे? अब हम हाफ mv मैक्स स्क्वायर को इससे लिख सकते हैं EV नॉट। ओके, सो EV नॉट। इस तरह से आप अगर इस इक्वेशन को लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन कहें या फिर ये वाला इक्वेशन कहें, बात सेम है। ठीक है, तो ये है प्रकाश वैद्युत समीकरण आइंस्टीन के, जो आइंस्टीन ने व्याख्या की उसके आधार पर यह समीकरण बनाया। और इसी पर बेस या फिर इस पर बेस या फिर एक ये न्यूमेरिक फार्मूला है, इन पर बेस क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। कभी हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। मुझे लगता है कि आप ये बात समझ गए होंगे, देहली आवृत्ति का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, कार्यफलन क्या है ये भी समझ गए होंगे, और आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कैसे डेराइव करेंगे और इनकी व्याख्या कैसे करेंगे आप अच्छे से समझ पाए होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। अगर आपको अब भी कोई दिक्कत होती है तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कर लें। कमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला ही है। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी, जो भी आप सोचे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो हो सकता है मैं अगली वीडियो में उसका कुछ सॉल्यूशन दे दूं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर, अगर कोई दिक्कत होती है ज़रूर आप हमें बताइएगा। और अगर आप इंस्टा चलाते हैं, इंस्टा यूज़ करते हैं, तो इंस्टाग्राम पर जा कर के आप सर्च करेंगे
arya_sir, तो वहाँ पर आपको हमारा अकाउंट मिलेगा, वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। और वहाँ पर अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है फिजिक्स में, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने की, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए वीडियोस, क्योंकि आप लोगों के ही प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हम लोगों का परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही जल्दी बढ़ेगा। आप सभी बस ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखिएगा। पॉजिटिव कमेंट्स से बातें आप लोगों के तो बहुत ही अच्छा लगता है। आज की क्लास में बस इतना ही रखने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नया लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए।